गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 फरवरी 2022 है, 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सुझाव दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा भारत। डिप्लोमेटिक बायकॉट भारत करेगा विंटर ओलंपिक का, जो होने वाला है, इनफैक्ट आज से ही होने वाला है। 4 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन होने वाला है चीन में, और उसका भारत ने कल बहिष्कार करने का निर्णय लिया। भारत से पहले अगर आप देखेंगे तो क्वाड के जो चारों देश हैं, क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये 4 देश है बेसिकली क्वाड में। इन चारों देश में जो ये 3 देश हैं, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, पहले ही डिप्लोमेटिक बायकॉट कर चुका। विंटर ओलंपिक जो चीन में होने वाला है उसका डिप्लोमेटिक बायकॉट कर चुका है पहले ये तीनों देश। बस भारत ने बायकॉट नहीं किया था। लेकिन कल क्या हुआ, क्या ऐसा कारण हुआ कि भारत को डिप्लोमेटिक बायकॉट करना पड़ा है? उसका रीज़न है कि गलवान घाटी जो झड़प हुई थी, गलवान घाटी झड़प के दौरान चीन के एक कमांडो थे जो उसमें शामिल थे और जिसको बुरी तरह से मार पड़ी थी भारतीय सैनिकों के द्वारा। ये कमांडो का नाम था छी फा पाओ, जो विंटर ओलंपिक का इसको मसाल वाहक बनाया गया। ये देख रहे हैं मसाल लेकर जा रहा है, तो इसको विंटर ओलंपिक का मसाल वाहक बनाया। नॉर्मली जो ओलंपिक गेम होता है उसको इस तरह की चीज़ों से दूर रखा जाता है, राजनीतिक से दूर रखा जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है, चीन ने इस तरह का कर दिया है काम कि हमारे यहाँ जो गलवान घाटी झड़प हुआ था उसमें जो एक सैनिक पार्टिसिपेट किया था उधर से चीन की तरफ से, जिसको भारतीय सैनिक की तरफ से बहुत सारी मार भी पड़ी थी, उस सैनिक को उन्होंने अपने यहाँ ध्वजवाहक बना दिया है, मसाल वाहक बना दिया। और इसको लेकर के भारत ने प्रतिक्रिया देते ही प्रतिक्रिया स्वरूप विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के पहले भी, भारत जो इस तरह की प्रतिक्रिया देता है उससे पहले अमेरिका का प्रतिक्रिया आ चुका। अमेरिका ने कहा है कि ये शर्मनाक है कि युद्ध के एक सैनिकों को आप जो है मसाल वाहक बना रहे हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। अमेरिकी सीनेट की विदेश नीति समिति के सदस्य जिम रिस ने गलवान घाटी में घायल हुए चीनी सैनिक को मसाल वाहक बनाने के फैसले को शर्मनाक बताया। तो भारत की प्रतिक्रिया से पहले अमेरिका का प्रतिक्रिया आ गया है कि इस तरह से राजनीतिक चीज़ों को दूर रखा जाता है ओलंपिक वगैरह से, लेकिन आपने इसको शामिल किया है ओलंपिक में, इसलिए ये शर्मनाक है। देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत की ज़रूरत क्यों है हमें? क्योंकि बहुत सारे जो उत्पादन है या बहुत सारे जो उत्पाद है उसको लेकर के हम चीन पे डिपेंडेंट हैं। हमारी चीन के साथ बनेगी नहीं, ये कन्फर्म है। तो ऐसे कंडीशन में हमको अपने आप को डेवलप करना। बहुत सारे ऐसे उत्पाद होता है जिसका हम चीन से आयात करते हैं, जो बहुत सारे कच्चा माल का हम चीन से आयात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम सामान का हम चीन से आयात करते हैं। तो इसलिए उस सामानों को अब हमें खुद बनाने की आवश्यकता है। हम खुद बनाएं, खुद डिपेंड हो। हमें चीन पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है, व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है और व्यापार भी बढ़ रहा है। तो इसको रोकने की हमें ज़रूरत है, इसके लिए पर्याप्त स्टेप उठाने की ज़रूरत है। निजी क्षेत्रों की नौकरियों में हरियाणा युवाओं को 75% आरक्षण का फैसला रोक। कोर्ट के द्वारा इसको रोक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इसको रोक लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा में ही गुरुग्राम आता है।
गुड़गांव में बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी का ब्रांड है, मसलन HCL का ब्रांड है वहाँ पे, विप्रो का है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, एसेंचर का है। तो ये जो कंपनी का ब्रांड या कंपनी का जो ऑफिस है गुड़गांव में, अगर 75% आरक्षण लागू होता है, इसका मतलब कि उस कंपनी में अगर 100 बच्चे काम करेंगे तो उसमें 75 बच्चे जो है वो होना चाहिए हरियाणा का। नॉर्मली अगर आप देखेंगे किसी IT कंपनी में जाएंगे खास करके आप, तो देखेंगे उसमें मैक्सिमम बच्चा आपको मिल जाएगा बिहार का, बिहार या यूपी का मैक्सिमम लोग मिल जाएगा। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग बिहार के लोग ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइवेट कंपनी में कौन जाएगा, इंजीनियर ही जाएगा, बिहार के लोग ही इंजीनियर होते हैं, ज़्यादातर वो जाते हैं। तो अगर ये नीति लागू हो जाता तो उन कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अभी देख रहा हूँ मैं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस निर्णय पे फिलहाल रोक लगा दिया। अब देखते हैं कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेती है। अगर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करोड़ों सपने साथ लेकर फिर चांद की ओर उड़ेगा इसरो का यान, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा हूँ तो चंद्रयान 1 पहले है। भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। चांद का जो हमारा मिशन था वो चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 1 मिशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया भी हुआ है, - 2008 में लॉन्च हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था जिसने चांद पे पानी का पता लगाया था। ये क्वेश्चन कई बार कई PCS या कई वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रयान 1 ने पानी का पता लगाया था। अब चंद्रयान अगर 2 की बात किया जाए तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था। और ये मिशन जो है ये पूरी तरह से सफल मिशन नहीं रहा था। उसका रीज़न है कि देखिए मिशन का 3 पार्ट था। एक तो ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का काम होता है कि चंद्रमा ये है, चंद्रमा के चारों ओर जाकर के घूमना। ऑर्बिटर मतलब ये होता था। 2008 में जो हमने मिशन लॉन्च किया था उसमें सिर्फ ऑर्बिटर लॉन्च किया था, तो ऑर्बिटर घूम रहा था चांद के चारों तरफ। 2019 का जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2 था, उसमें एक ऑर्बिटर था जो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। तो ऑर्बिटर हमारा असफल नहीं हुआ, चांद के चारों ओर ऑर्बिटर घूम रहा है, चांद के ऑर्बिट में, चांद की कक्षा में घूम रहा है ऑलरेडी। लेकिन असफल हमारा क्या हो गया, लैंडर और रोवर हमारा असफल हो गया। जो लैंडर लैंड करना चाहिए था, सॉफ्ट लैंडिंग हम करने वाले थे चंद्रमा पे, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, वो नष्ट हो गया। तो पूरी तरह से असफल मिशन नहीं रहा, या पूरी तरह से सफल मिशन इसको नहीं कहा जा सकता है, बीच का इसको मिशन कहा जा सकता है, क्योंकि लैंडर अभी भी काम कर रहा है और रोवर और ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। लैंडर और रोवर अभी काम नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब क्या है कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 में, और जो गलती हम चंद्रयान 2 में किए हैं उसको चंद्रयान 3 में इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे भारत के लिए एक अच्छा कदम है। अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इस पॉइंट को, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की वापसी के लिए सरकार प्रयासरत। तो सरकार का कहना है कि जो भारतीय कामगार लौटे थे खाड़ी देश से, वह पुनः अपने काम पे लौट सकते हैं। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अगेन ये टॉपिक मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने वाला है, और वैसे भी राजनीति का अपराधीकरण आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी को अगर आप देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, किंतु हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम सरकार के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं।
आई थिंक 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये टिप्पणी किया गया था। इस क्या टिप्पणी है? टिप्पणी यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। अपराधी लगातार राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसको संरक्षण मिलता है, राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसको टिकट मिलता है, और जो व्यक्ति पे मान लीजिए अपराध है, जिस व्यक्ति पे बलात्कार का अपराध है, वही व्यक्ति कल के डेट में विधानसभा पहुंच करके बलात्कार को लेकर के कानून बनाने का प्रयास करता है। अब सोच कर देखिए, यानी बलात्कारी व्यक्ति ही बलात्कार को लेकर के कानून बनाता है, अपराधी वही व्यक्ति अपराध को रोकने का कानून बनाता है। आप सोच कर देखिए। तो यही टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं उसको कानून निर्माता, अगर आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो आपका मूल काम क्या है? आपका मूल काम है कि आप कानून निर्माता है। तो आपको कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं, हम सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और ये टिप्पणी करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सरकार को कि आप कानून बनाइए, हम आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप कानून बनाइए। सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अभी की सरकार हो, आज से 15 साल पहले की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इसको लेकर के हमेशा सरकार खामोश रही है। क्योंकि सरकार जो सरकार चला रही है, जो पार्टी सरकार चला रही है, उस पार्टी में भी काफ़ी सारे लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, अगर वो समर्थन देना बंद कर दे तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए राजनीतिक पार्टी इसको लेकर के खामोश रहती है। और मेरे अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह से टिप्पणी के जगह उसको एक गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए था। जैसे आपने विशाखा गाइडलाइन सुना होगा, विशाखा गाइडलाइन 1990 के दशक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था। और ये गाइडलाइन क्या था? कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था, किसी कंपनी मान लीजिए महिला काम कर रही है, वहाँ पे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था उसको रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया था। तो इसी तरह का गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए था राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी कभी इस तरह का कानून नहीं बनाएगी। चलिए, देश में राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर के एक समिति बनाया गया था 1993 में, बोहरा समिति। आप सभी ने सुना होगा बोहरा समिति के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बोहरा समिति के रिपोर्ट को आज भी सार्वजनिक नहीं किया गया, उसकी रिपोर्ट को दबा कर रखा गया। 1993 में जो बोहरा समिति बनी, उसकी रिपोर्ट को आज भी सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके कुछ भागों को भले ही लोगों के समक्ष लाया गया है, लेकिन उसके 90% से अधिक भाग को आज भी सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या कहा था बोहरा समिति ने? बोहरा समिति ने एक सिंपल सी बात कही थी कि जो अपराधी है प्लस नेता अब प्लस ब्यूरोक्रेट मतलब हो गया IAS IPS वगैरह, तो अपराधी, नेता और ब्यूरोक्रेट, इन तीनों का साठगांठ है। यह स्पष्ट तौर पे कहा था बोहरा समिति ने कि अपराधी, नेता और ब्यूरोक्रेट तीनों मिला हुआ। तो इसलिए आज तक उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, संविधान समीक्षा समिति 2002 में बना था। इस समिति ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ रही है। अब डाटा की मैं बात करता हूं। पिछले लोकसभा पर अगर गौर किया जाए तो 2004 में जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या, 2004 की मैं बात कर रहा हूं, 2004 में लोकसभा में सांसदों की संख्या जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे उसकी संख्या 128 थी। 2009 में 162 हो गई है। 2014 में इसकी संख्या बढ़ करके 185 हो गई है। और 2019 में अभी तक सबसे अधिक राजनीतिक अपराधीकरण या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति राजनीति में हैं या लोकसभा में चुन के आए हैं, वो है 233। 543 सीट में 233 जो है, 543 टोटल लोकसभा का स्ट्रेंथ है, उसमें 233 जो है सांसद हैं जिसपे किसी न किसी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। तो लगातार आपराधिक छवि वाले व्यक्ति संसद में अधिक चुन के आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ADR की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं कई जगह, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2009 में गंभीर आपराधिक
छवि वाले सांसदों की संख्या 76 थी और 2019 में 159 हो गई है। 2009 में कितनी थी? 76 थी और 2019 में जो है 159 हो गई है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर जो मैंने बात किया वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की बात किया, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये गंभीर अपराध वाले सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में 2019 में 159 गंभीर आपराधिक मामलों के व्यक्ति सांसद चुन के आया। गंभीर अपराध में क्या होता है? गंभीर अपराध में बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, हत्या का प्रयास हो गया, अपहरण हो गया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो गया, ये सबको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगर मैं बात करूं इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है, कुछ कारण मैं आपके सामने में रखता हूं। अपराधियों के पास पैसा और बाहुबल दोनों दलों को वोट दिलाने में मदद करता है। अपराधी जो होते हैं उसके पास पैसा भी होता है, उसके बाद बाहुबल भी होता है, तो ऐसे कंडीशन में वोट दिलाने में वो मदद करता है राजनीतिक पार्टी को। तो इसलिए राजनीतिक पार्टी आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देती है। चुनावी कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पे निर्भर करती है। यानी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा उसको? ये अपराधी छवि के लोग देंगे, इसलिए इसको टिकट देते हैं चुनावी दल। भारत के राजनीतिक दलों में काफी हद तक अंतरदलीय लोकतंत्र का अभाव देखा गया है। उम्मीदवार का निर्णय मुख्य दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। हर जगह आप देखेंगे एक शीर्ष नेतृत्व होता है किसी भी पार्टी का, उसका शीर्ष नेतृत्व में उसको डिसीजन लेता है कि भाई क्या करना चाहिए। कार्यकर्ता से पूछता नहीं, कार्यकर्ता से कंसल्ट नहीं करता है। टॉप में बैठा हुआ यानी किसी भी दल का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो नॉर्मली अपने स्थानीय कार्यकर्ता से बिना संपर्क किए हुए राजनीतिक आपराधिक वाले व्यक्ति को या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को जो है टिकट दे देने का काम करती है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी यानी जुडिशियल डिले जिसको हम कहते हैं कि एक निर्णय को लेने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या माननीय कोर्ट को 10 साल का निर्णय टाइम लग जाता है, 15 साल का समय लग जाता है। तो ये जो अदालती प्रक्रिया में जो डिले होती है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं राजनीति में अपराधीकरण का चलन बढ़ रहा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में सभी उम्मीदवार में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजयी होता है, चाहे उम्मीदवार का कितना ही मत क्यों ना हो। इस प्रणाली में अपराधियों के लिए अपने धन और बाहुबल का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक मत प्राप्त करना आसान होता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि आपको 20 वोट मिला, मुझे 21 वोट मिला, मैं विजयी हो गया। आपको 10 वोट मिला है, मुझे 11 वोट मिला, मैं विजयी हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपराधिक छवि वाले व्यक्ति होते हैं या बाहुबली होते हैं, इसके लिए मत प्राप्त करना आसान होता है। डरा धमका करके मत ये प्राप्त कर लेते हैं, वोट प्राप्त कर लेते हैं और ये जीत के आसानी से आ भी जाते हैं। निर्वाचन आयोग की मुख्य वर्तमान खामियां हैं राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर के निर्वाचन आयोग भी अभी तक रोकने में असक्षम रहा है, और कहीं न कहीं ये भी बढ़ावा देता है कि हमारे देश में अपराधीकरण का चलन बढ़ रहा है। राजनीति में आपराधिक छवि के व्यक्ति बढ़ रहे हैं। भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का अभाव हो गया है। जो नैतिकता आज़ादी के समय में था, क्या वैसा नैतिकता आज है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं राजनीति में आपराधिक छवि को बढ़ा रहा है। और प्रशासनिक विफलता, निश्चित तौर पर प्रशासनिक विफलता को लेकर के तो बोहरा समिति ने भी कहा था, प्रशासनिक विफलता भी कहीं न कहीं अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। इसका रीजन क्या है? देखो आप जाइए किसी काम करवाने के लिए, जाइए आप किसी बीडीओ के ऑफिस में आप जाइए, एसडीओ के ऑफिस में जाइए या डीएम साहब के ऑफिस में जाइए, आपका काम बहुत जल्दी नहीं होगा। आपको नॉर्मली वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो गरीब आदमी का नॉर्मली काम उनके पास नहीं होता। तो गरीब आदमी किसके पास जाएगा? आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के पास जाएगा, बाहुबली के पास जाएगा, और बाहुबली तुरंत कॉल करेगा बीडीओ साहब को और बीडीओ साहब तुरंत काम करेंगे। तो नॉर्मली जो एक गरीब व्यक्ति जो बीडीओ के पास जाने के बाद काम नहीं करता बीडीओ उसका, वो आपराधिक या बाहुबली के पास जाता है और बाहुबली तुरंत कॉल करता है उस वीडियो को और वीडियो उसका काम करता है। तो
तो ऐसे कंडीशन में जो गरीब व्यक्ति है इसके लिए मसीहा बन जाता है ये बाहुबली, और ये इसी को वोट देगा। ये आज का सच्चाई है। अगर प्रशासन टाइट हो जाए, प्रशासन गरीबों का सही समय पे समाधान करना शुरू कर दे तो अपराधीकरण बढ़ेगा ही नहीं। प्रशासन की विफलता ही अपराधीकरण को बढ़ा रहा है। इसको एक बार देख लीजिएगा। हम देख रहे हैं भावी संघर्षों की झलकियां। सेना प्रमुख, नाम तो इन्होंने चीन और पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन ये कह रहा है कि हम भविष्य की जो है भावी संघर्ष की झलकियां देख रहे हैं। यानी हम वो देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन के साथ हम टकरा सकते हैं या इस तरह की झड़प हो सकती है। देखिए, बजट में इसकी चर्चा किया गया। बैटरी स्वैप नीति। बैटरी स्वैप नीति हमें इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देना है, हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, हमें ग्रीन मिशन को रोकना है, हमें कार्बन उत्सर्जन को रोकना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या जरूरत है? ऐसे कंडीशन में जरूरत है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम बढ़ावा दें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका कीमत है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में 50,000 जो है कीमत जो होता है उसकी बैटरी का कीमत होता है, आधा की कीमत होता है बैटरी का। तो बैटरी का जो आधा कीमत होता है, इसलिए बैटरी का निर्माण अब भारत में होगा, और उसके लिए ताइवान विश्व में इसके लिए सबसे प्रमुख काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान सबसे अधिक काम कर रहा है। तो ताइवान के साथ हमने समझौता किया और उसके बाद जो है भारत में बैटरी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बैटरी स्वैप नीति मतलब आप स्कूटी परचेज कीजिए 50,000 में, और जाकर के बैटरी की दुकान पे आप बैटरी जो है भाड़े पे ले लीजिए और उसको चलाना शुरू कर दीजिए। तो बेसिकली यही होगी बैटरी स्वैप नीति के तहत। बजट में इसका चर्चा किया गया, और बजट में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम लोगों ने देखा है। बजट का जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, उसको देखिएगा। बजट में प्राथमिकता वाली फसलों पे जोर, इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो आज बना रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। किसानों को लेकर के बजट में क्या क्या कहा गया उसको लेकर के मैं चर्चा सेपरेट वीडियो में करूँगा आपके साथ। बाकी बजटीय आवंटन से राज्य के खजाने की स्थिति की सुधार की उम्मीद। 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। ये भी कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बजट में राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए, अवसंरचनात्मक सुधार के लिए 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया। देखिए, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि 2004 में हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और इस कॉन्सेप्ट पे कई बार कई स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछा। इस कॉन्सेप्ट का नाम था पूरा। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। यानी जो शहर में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि शहर में सुविधाएं होती है, शहर में स्वास्थ्य की सुविधा होती है, शहर में इंटरनेट फास्ट मिल जाता है, शहर में स्कूल की अच्छी सुविधा होती है। तो वैसा सुविधा अगर आप गांव में दीजिएगा लोगों को, तो गांव में पलायन रुक जाएगा। गांव सशक्त होगा हमारा, और गांव सशक्त होगा तो हमारा भारत सशक्त होगा। इसलिए जो शहर में सुविधा लोगों को मिलता है वो सारा का सारा सुविधा गांव में दीजिए। इसी को कहा गया था पूरा कार्यक्रम। और ये माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि इसको किस तरह से वर्तमान की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है, किस तरह से गांव को डेवलप कर रही है, किस तरह से जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे उनके सपना को साकार कर रही है। तो 2016 में मोदी सरकार के द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुरुआत किया गया, जो गांव में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे जनधन खाते को लेकर के 44
करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला गया है। जो बैंकिंग की पहुंच पहले शहर तक होती थी उसको गांव गांव तक पहुंचा दिया गया है। इसके आप देखेंगे कि बिजली को लेकर के घर घर अब बिजली पहुंच रही है, गांव में पूरा बिजली पहुंच रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे नल जल को लेकर के अब हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचेगा, तो ये भी जो अर्बन एरिया में मिलता था ये भी रूरल एरिया में पहुंचा जाएगा। तो इस तरह से कई कार्यक्रम, 4-5 कार्यक्रम का यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो सरकार कर रही है कि जो शहरी सुविधा है उसको गाँव तक पहुँचाने के लिए। शहर में पहले बिजली था, अब गाँव में बिजली पहुँचा दिया गया। शहर में नल से लोग पानी पीता था, अब गाँव में नल से लोग पानी पिएगा। शहर में 24 घंटा बिजली था, अब गाँव में 24 घंटा बिजली होगा। तो ये सारे, शहर में पहले बैंकिंग सुविधा शहर में मिलता था, अब गांव में मिलेगा। तो ये सारी की सारी सुविधा जो शहर में मिलता था उसको गांव में पहुंचा दिया गया है, और उसी को लेकर के ये एडिटोरियल है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। चौरा चोरी घटना को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ है। और चौरा चोरी के बारे में मैं बताऊं कि ये कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला जाने का गोरखपुर में ही चौरा चोरी जगह है, और चौरा चोरी एक पुलिस स्टेशन है। चौरा चोरी वो पुलिस स्टेशन है जिसमें 1922 में कुछ लोगों के द्वारा उसमें आग लगा दिया गया था, और उसी चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस महीने के अंत में होगी क्वाड देशों की बैठक। देखिए क्वाड को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, 2 वीडियो मैंने बनाया है क्वाड को लेकर के सेपरेट, आप लोग देख लीजिएगा। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत। अमेरिकी थिंक टैंक ने आतंकी समर्थन मसूद खान की नियुक्ति पर जताई चिंता। पाकिस्तान के लिए भारी बेइज्जती है। पाकिस्तान एक व्यक्ति को सिलेक्ट करता है, ये नाम है, ये मसूद खान है, और मसूद खान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ये राष्ट्रपति थे। इस तरह का पद वो लोग बना दिया है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में का प्रशासन ये देखते थे। अब ऐसे कंडीशन में इस व्यक्ति जो आतंकवाद का कहीं के समर्थक है, इसका कई सारे कोटेशन जो अमेरिका में जेलों में बंद पड़े आतंकवादी है उसके समर्थन में ये कई सारे कोटेशन दे चुके हैं, कई सारे वक्तव्य दे चुके हैं। इस व्यक्ति को पाकिस्तान क्या किया कि अमेरिका में अपना राजदूत नियुक्त किया है, और उसको लेकर के राजदूत नियुक्त करने का प्रक्रिया में था, प्रोसेस में था, और उसको लेकर के अमेरिका जो है चिंता जाहिर किया है कि वैसा व्यक्ति जो हमारे यहाँ कैद में बंद पड़े आतंकवादियों के समर्थक हैं उस व्यक्ति को आप हमारे यहाँ राजदूत बना करके भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आज हमारे पास इतना ही टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।